वेलकम बैक। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस प्रोग्राम या बिजनेस का सेगमेंट पाकिस्तान न्यूज़ रूम में पाकिस्तान बिजनेस टाइकून्स, दोनों बड़ी शख्सियात, इनसे बड़ी शख्सियात बिजनेस को पाकिस्तान में और इस खत्ते में जानने वाली इस वक्त मौजूद नहीं है। और हमने पिछले सेगमेंट में पिछले वीक जब हमने बात की थी सी पैक की, तो बहुत ज़्यादा फीडबैक आया कि अकील करीम बेडी साहब से और आरिफ हबीब साहब से दोबारा से बात करनी चाहिए और इस तरह से बात की जाए कि हर पाकिस्तानी के समझ आ जाए कि सी पैक क्या है। पहला सवाल अकील भाई मैं आपसे करता हूं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए तो हम कह रहे हैं कि गेम चेंजर है, लेकिन ये गेम चेंजर किस तरह है? अगर हम इसके 4-6-7 पॉइंट्स निकालें तो क्या होंगे? देखिए, सी पैक जो गेम चेंजर है इस वजह से है कि सी पैक का पहले तो शॉर्ट मतलब को निकालते हैं कि सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, और साथ में ग्वादर पोर्ट, ठीक है। अब जो गुड्स चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं और अगर साउथ एशिया की तरफ ये जाते हैं तो वो 12,000 किलोमीटर होता है रास्ता, और अगर यही ग्वादर पोर्ट के थ्रू जाते हैं तो ये फासला रह जाता है 2,350 किलोमीटर। तो अब आप ये सोचें कि ये कितना बड़ा बेनिफिट है। मैं ये समझता हूँ कि चाइना की जितनी हेवी इंडस्ट्री है ये सारी फ्री जोन में लगेगी, और फ्री जोन भी 4 सूबों में बनेंगे, और पाकिस्तान का चारों सूबों का जो फासला है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2,000-2,500 किलोमीटर पे ये पूरे पाकिस्तान का फासला है। सही। तो चाइना का 12,000 किलोमीटर, और अगर ये 2,000 ये ले लो और 2,000 बाकी ले लो तो 4,000 किलोमीटर घूम फिर के। तो मैं ये समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी चाइना के लिए तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, हमारे मुल्क में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जो ख़राब होता है बिकॉज ऑफ क्योंकि लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। और मैं ये समझता हूँ कि रोज़गार इतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। यही लेबर जो आज हम 500-700 रुपये उनको दिहाड़ी देते हैं, मैं समझता हूँ ये 1,500 से 2,000 रुपये इनके रेट हो जाएंगे। और जो मजदूर की दिहाड़ी पर डे 500 से 1,500 पे हो जाएगी। मेरा अपना ये ख्याल है, क्योंकि चाइना को प्रॉब्लम क्या हुई है? चाइना को प्रॉब्लम ये है कि वहाँ लेबर नहीं है। उनके यहाँ वैसे ही पॉपुलेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की वजह से किसी को एक से ज़्यादा वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता था, उसकी वजह से वहाँ लेबर शॉर्ट हो गई, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी वो पॉलिसी अब चेंज की है, ठीक है। लेकिन अभी ये रातों रात तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती, अब इनको अगले 20-25 साल लगेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट पे ये आ रहे हैं, लेकिन ये ग्वादर पोर्ट शायद दुबई और ये समझते हैं कि हमारे ऊपर कंपटीशन पड़ेगा। तो मेरा अपना ये ख्याल है दुबई को तो अभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ 110 बर्थ है, ग्वादर में अभी 4 लगी हुई हैं, कराची में टोटल 30 है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे सारे सियासतदान एक साथ बैठें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमें खोनी नहीं चाहिए, और इस यहीं से हमारी मिडिल क्लास भी डेवलप होगी। अभी पाकिस्तान जो तरक्की नहीं कर रहा, उसकी सिर्फ वजह यह है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास डेवलप नहीं हो रही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से अगर हम ट्रांजिट हब बनेंगे तो इस ट्रांजिट हब का हमारे जो लोग हैं उनको बेनिफिट बहुत मिलेगा। हो सकता है हमारी इंडस्ट्री बहुत कामयाब ना हो, क्योंकि उसमें चाइना शायद फ्री जोन में जितनी भी इंडस्ट्री चाइना लगाएगा वो बहुत मतलब यहाँ से वो री एक्सपोर्ट करेगा, लोकल इंडस्ट्री को तो नहीं देगा। सही बात। लेकिन हमें इनसे सीखने को भी मिलेगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आरिफ साहब, आप क्या देखते हैं, बेनिफिशरी पाकिस्तानी ज़्यादा हैं या चाइनीज़ ज़्यादा हैं सी पैक में? आई थिंक ये विन विन है दोनों के लिए, चाइना पाकिस्तान दोनों के लिए विन विन है। और ये जो जिस तरह भी ये स्ट्रक्चर हुआ है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्मार्टली स्ट्रक्चर हुआ है। आपने बात की कि किस तरह आम लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। आई थिंक 3 मरहलों में जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। पहला मरहला जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। इस वक्त जो है तमाम जो कारखाने जो है वो बन रहे हैं, इस वक्त जो है तमाम रोड्स जो बन रहे हैं
یہ موٹر ویز اینڈ ہائی ویز جو بن رہے ہیں، ریلویز ہیں، ایئرپورٹ ہے، گوادر سٹی ہے، بیسک انفراسٹرکچر بن رہا ہے. بیسک انفراسٹرکچر. آپ کو پتہ ہے جب کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو روزگار میں اضافہ ہوتا ہے. مزدوروں کو جو ہے وہ زیادہ ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، ان کا جو ہے ان کی اجرتیں جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. کانٹریکٹنگ کمپنیز کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. تو پہلا آپ یہ دیکھیں آلریڈی سیمنٹ، اسٹیل، کیبل، ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ان کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بڑھ گئی ہے. ان سیکٹرز میں ایکسپینشن جو ہے سیمنٹ میں 50% ایکسپینشن اناؤنس ہوا. 44 ملین ٹن کی کیپیسٹی ہے، 20 ملین ٹن کی کیپیسٹی ایڈ ہو رہی ہے. اسٹیل میں 100% کیپیسٹی جو ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے. دوسرا جو مرحلہ ہوگا وہ مرحلہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں جو انرجی شارٹیج ہے یہ ختم ہو جائے گا، پرٹیکولرلی الیکٹریسٹی. تو اگر ہم جو الیکٹریسٹی کی شارٹیج کی وجہ سے جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہماری ریزنیبل اچھی نہیں رہ سکتی جو ریجن میں اور لوگوں کنٹریز کے اندر ہے. ہم مشکل سے جو ہے وہ ابھی 5 کے قریب جو ہے وہ پہنچیں گے. ہماری 7-8 کا پوٹینشیل ہے. تو ہم اگر یہ الیکٹریسٹی اویلیبل ہو جائے گی تو ہمارا گروتھ ریٹ ہم 7-8% جو ہے وہ 7-8% حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سائز آف اکنامی جو ہے وہ تیزی سے بڑھے گا. تو اس سے گورنمنٹ کے ریونیوز جو ہے وہ بڑھیں گے. گورنمنٹ کے پاس سوشل سروسز کے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ اسپیس بڑھے گا. تو اس سے ایک عام آدمیوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی جب مالی حالات بہتر ہوں گے تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ سروس کرے گا. تیسرا جو مرحلہ ہوگا وہ ہوگا کہ مختلف سیکٹر میں نئی انڈسٹریز لگیں گی. جب کہ یہ الیکٹریسٹی اویلیبل ہو جائے گی، انرجی اویلیبل ہو جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ لوگ بڑے دل کھول کے ایکسپینشنز کر سکیں گے. دیکھیں ہمارے یہاں یہ مختلف کارخانے جو ہے وہ چل نہیں پاتے تھے، کیپیسٹی موجود تھی، بند ہو گئے تھے کیونکہ ان کو الیکٹریسٹی نہیں تھا. تو وہ انرجی جب اویلیبل ہو جائے گی تو نہ صرف وہ کارخانے جو بند تھے وہ چلنے شروع ہو جائیں گے پوری طریقے سے، اور نئے کارخانے جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد میں آپ ہی کے پاس سے شروع کرتا ہوں. یہاں لے رہے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد معلوم کریں گے کہ سی پیک سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اور حکومت آخر سی پیک پرائیویٹ سیکٹر کو کب دے گی. لیتے ہیں وقفہ. ویلکم بیک. عارف صاحب، ہم کب دیکھ پائیں گے کہ گورنمنٹ سی پیک کے جو منصوبے ہیں یا اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر لے گی، بزنس مین اس میں چلے جائیں گے؟ ابھی تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے اور گورنمنٹ ہے چاروں طرف. کہیں پر یہ چیز نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ پلاٹنگ کے اندر شاید پرائیویٹ سیکٹر ان ہے، انفراسٹرکچر کے اندر کہیں نہیں ہے، انڈسٹری کے اندر کہیں نہیں ہے. کوئی ایسی میٹنگز نظر نہیں آتی جس میں بزنس کمیونٹی سامنے آئے اور بولے کہ ہم یہ انڈسٹری لگا رہے ہیں، ہمارا یہ ایگریمنٹ ہو گیا، یہ کام ہو گیا. ابھی تو صرف گورنمنٹ ہی گورنمنٹ ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر بھی اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل 55 بلین میں سے 14 سے 15 بلین جو ہے وہ تو پبلک سیکٹر پروجیکٹس ہیں، گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں. جو 40 ارب ہے وہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے. جی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہی وہ اوپن ہے. مینلی جو 40 ارب کی انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ 40 ارب کے جو پروجیکٹس ہیں وہ صرف ڈیٹ پورشن ہے. ڈیٹ پورشن جو لون کا پورشن ہے، یعنی جو 75% آف دا پروجیکٹ کاسٹ ہے وہ 40 ارب ہے. اس کا جو 25% حصہ ہے وہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو فارن انویسٹرز بھی ہیں اور لوکل انویسٹرز بھی ہیں. اس میں جو ہے وہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایکویٹی انویسٹمنٹ میں زیادہ لوکل انویسٹرز آئیں تاکہ جو اس کا منافع ہے وہ ملک کے اندر ہی رہے. اگر فارن انویسٹرز زیادہ ہوں گے تو ملک کا منافع باہر آپ کو جائے گا، فارن ایکسچینج میں آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو اس وقت یہ آلریڈی، اور پھر یہ جو کنسٹرکشن کا فیس چل رہا ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے جو یونٹس ہیں وہ بینیفٹ کر رہے ہیں، جیسے سیمنٹ، اسٹیل، کیبل اور یہ کانٹریکٹنگ کمپنیز، ایون جو لیبر ہے، یہ سب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا. عقیل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پرائیویٹ سیکٹر کا اگر پارٹ ہے تو پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں پھل پھول رہا ہے اس وقت سی پیک کی وجہ سے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر اس میں انوالو ہے وہ مخصوص لوگ ہیں. مخصوص لوگ ہیں کیونکہ صرف پاور سیکٹر ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ انوالو ہیں، لیکن ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے جو ریٹ آف ریٹرن گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اچھا. اور اس ریٹ آف ریٹرن کے بعد جب آپ یہ بجلی بیچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کوسٹلی ہو سکتی ہے.
तो मेरा ये ख्याल है कि इंडस्ट्री को अगर हमने प्रमोट करना है तो ये गवर्नमेंट को, जाहिर बात है कि बहुत सस्ता लोन मिल रहा है, तो गवर्नमेंट अगर ये डायरेक्ट ये जो 27 और 28% के रिटर्न के प्रोजेक्ट ना करे और ये खुद करे तो उनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट उसको फिर बिजली भी उसको सस्ती मिलेगी तो सस्ती बेच सकती है। यहाँ यही होगा कि महंगी बिजली खरीदेगी और सस्ती बेचेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा। इक्विटी में आरिफ भाई सही कह रहे हैं कि लोकल बिजनेसमैनों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सपोर्ट इंडस्ट्री में करना चाहिए, बिजली में नहीं करना चाहिए। पावर सेक्टर जो है ना, ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज रिटर्न दे के आप, मुझे लगता नहीं है कि लोगों को आप सस्ती बिजली देंगे। जब आप सस्ती बिजली नहीं दे पाते तो इंडस्ट्री वायबल नहीं होती, और इंडस्ट्री वायबल नहीं होती है तो फिर एक्सपेंशन रुक जाती है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना ज़रूर चाहिए। बहरहाल जैसे कराची न्यूक्लियर जो लग रहा है वो सही है, चश्मा न्यूक्लियर है वो भी सही है। तो मेरा ख्याल है इस टाइप के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट खुद करे ताकि उसको सस्ती बिजली मिले। और मेरा ये ख्याल है, दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ इसके लिए सारे, हो सकता है मेरी ये बात सही ना हो, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर को बुला के उनसे बात करे। हो सकता है मेरी बात सही हो सकता है आरिफ भाई जो कह रहे हैं ये सही हो। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर से बात भाई हम लोग थोड़े उनसे दूर हैं, बाकी तो लोग करीब हैं उनसे, लेकिन वो मुझे लगता है एक आंख से सबको नहीं देख रहे हैं, उनका देखने की स्टाइल अलग अलग है। हुकूमत का हम ये समझते हैं देखने का स्टाइल अलग है। हाँ, हम ये समझते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है मेरी बात सही हो, लेकिन मैं खुद तो फील करता हूँ। अगर आपको दूर रख के जब काम हो रहा गवर्नमेंट है में नहीं थे तो मेरे इनसे बहुत ताल्लुकात थे, जब से ये गवर्नमेंट में आए इनसे ताल्लुकात खराब है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अभी भी स्ट्रेट अवे ये कहूँगा कि ये गवर्नमेंट मखसूस लोगों को अपने साथ लगा के बैठी हुई है। मुझे लगता है नुकसान होगा, उससे इनको फायदा नहीं होगा, और ये इनके लिए भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर भी कीचड़ उछलता है कि ये चंद लोगों को लेके बैठे रहते। ये सीपेक एक बहुत बड़ा मंसूबा है, एक बहुत कामयाबी है, ये मुल्क के लिए भी कामयाबी है, तो इसका फ़ायदा पूरा क्यों नहीं उठाया जाए। और मैं जो सबसे अच्छी बात है इसमें कि इस वक्त ग्वादर में आपको पता है कि 4 बर्थें लगी हुई है। गवर्नमेंट को अभी से फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब लोड आएगा तो ये बर्थें तो अब उस पर तो काम शुरू करवाएं। सबसे पहले ज़रूरत है कि उसको एक्सपेंड करें, फिर ड्रेजिंग करने की ज़रूरत है। 14 मीटर की है इस वक्त डेप्थ, उसको 17 पे लाएं ताकि हेवी ट्रॉलर आ सके, हेवी शिप्स आ सके, तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट बातें थोड़ी सी कम करे, काम थोड़ा ज़्यादा करे। आरिफ साहब आप बताएं, गवर्नमेंट वाकई जो है मखसूस टोले के साथ सीपैक के अंदर है, बिजनेस कम्युनिटी के सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं है? आई थिंक ये सबके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। मेनली ये है कि ये डिपेंड करता है कि कौन पहले मूव करता है। ज़ाहिर फर्स्ट मूवर को जो है वो ज़्यादा एडवांटेज रहता है। तो ये जो पॉलिसीज़ जब भी आती हैं उसमें आपको उन पॉलिसीज़ के तहत जो है वो एक्ट करना होता है, और उसके ज़रिए आपने एक्ट कर दिया तो वो आई बिलीव कि जो उसको अवेल कर सकता है पहले। बहुत सारे लोग हैं जो वो सोचते हैं डिसीजन मेकिंग लेट करते हैं, फर्स्ट कमर्स को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। एक जो सिलसिला है कि ये जो काम है ये मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर के थ्रू हमने देखा है बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हो जाती हैं, कॉस्ट ओवररन्स हो जाते हैं, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर होता है तो वो खुद इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है। जहाँ रेट ऑफ रिटर्न का ताल्लुक है, अगर पूरे आप टैरिफ को देखें, पूरी जो बिजली की कीमत है उसमें रेट ऑफ रिटर्न का हिस्सा बहुत थोड़ा सा है। मैं देख रहा था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो जो बात हो रही है कि 20%, 17%, 15%, 13% रिटर्न, ये अगर ये 3, 4, 5 के रिटर्न के ऑप्शन हो तो उसमें सिर्फ बिजली की कीमत में सिर्फ 20 पैसे का फ़र्क आता है। यानी अगर 20% रिटर्न है और अगर 13% रिटर्न है तो बिजली की कीमत पे जो है उसका असर सिर्फ 20 पैसे है। तो वो 20 पैसे मतलब अगर बिजली की कीमत 8 रुपये हम समझ कहते हैं, 7 रुपये कहते हैं, तो अगर वो 20% रिटर्न होगा तो 8 रुपये 20 पैसे की वो पड़ेगी, और अगर वो 13% रिटर्न होगा तो 8 रुपये की पड़ेगी। तो वो कोई इतना सिग्निफिकेंट जो है, कहने को तो बहुत बड़ा फिगर कहलाता है कि भाई ये 20% है और ये 13% है, लेकिन टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें रेट ऑफ रिटर्न का जो एलिमेंट है
वो ये 20 पैसे के फ़र्क का है 7% के रिटर्न के डिफरेंस पे। चलें, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे आरिफ हबीब साहब से और अकील करीम डेडी साहब से कि कौन से पाकिस्तानी हैं जिनको CPEC में फॉरेन जॉब्स मिलने वाली है, वो कौन से शोबे हैं। वक्फा लेते, वक्त के बाद ये जवाब मालूम करेंगे। वेलकम बैक। अकील भाई, ये बताएं कौन से शोबे हैं जिसका पाकिस्तानियों को तैयारी करनी चाहिए, जिनकी फॉरेन जॉब्स अवेलेबल हैं CPEC में? मेरा अपना ख्याल है फौरी तौर पे तो लोग ज़ाहिरी बात है कंस्ट्रक्शन में ही जाएंगे। इसके बाद सेकंड फेज़ में जो आपकी पोर्ट एंड शिपिंग के जो लोग हैं उनकी डिमांड निकलेगी। थर्ड फेज़ में आपके सारे फ्री जोन बनेंगे पूरे पाकिस्तान में, और हो सकता है चारों सूबों में तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन हो सकता है एक जगह ना, हो सकता है कोई सूबे में 2 जगह पे बने, कोई सूबे में 3 जगह पे ज़्यादा बने। तो मतलब ये है कि अक्रॉस द बोर्ड हर किस्म के लोगों की डिमांड निकलेगी, लेबर से लेके पढ़े लिखे आदमी तक सबकी डिमांड निकलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंडस्ट्री में डेफिनेट डिमांड बहुत निकलेगी। यहाँ लोग शायद है नहीं, मुझे लगता है अभी इनको आगे बड़े अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर होंगी। अब जैसे आरिफ भाई की इंडस्ट्री है तो इनको अभी से डरना चाहिए, चाइनीज आएंगे तो कुछ इनके बंदे भी लेके चले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। फिर मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, चूँकि ये इतना ज़्यादा एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितनी जॉब्स होंगी CPEC में? तो ये आई थिंक इसका इस तरह तो अंदाज़ा करना जो है वो नंबर्स में तो मुश्किल है, लेकिन आई थिंक ये मिलियंस में जॉब जो है वो बढ़नी चाहिए कि मिलियंस में, क्योंकि अब एक एक कारखाना जो लग रहा होता है तो उसमें 500 से 1000 जो है वो लेबर आपको चाहिए होता है। तो उसमें से कोई 20-25% चाइनीज़ होते हैं, 75-80% जो है वो पाकिस्तानी जो है वो आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन फेज़ में। फिर जब दूसरी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी, तो फिर ये सीमेंट में और लेबर चाहिए। तो बाहर से गोरा आएगा, अरब आएगा, कोई आएगा यहाँ पे जॉब्स के लिए? ऐसा यहाँ आई बिलीव हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर हैं वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। तो ये जो सिलसिला होगा, और पाकिस्तान के अंदर वो सब कुछ होना बाकी है, मैं ये हमेशा कहता हूँ, जो दुनिया भर में हो चुका है। अच्छा, तो ये सब जो है अपॉर्चुनिटी ये लोगों से हो के गुजरेगी, जो उसके लिए तैयार होगा उसको अच्छी तरीके से अवेल कर सकता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन नोट था कि पाकिस्तानियों के लिए मिलियंस जॉब्स आ रही हैं, और जो दुनिया भर में सब कुछ हो गया है वो पाकिस्तान में होना बाकी है। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।